गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे 10वीं के विद्यार्थियों। जैसा कि मैं आशा करता हूँ आप लोगों से आपने इस लॉकडाउन में पढ़ाई चालू रखी होगी बिल्कुल, और अपने समय को कम से कम उसका मिसयूज करते हुए अधिक से अधिक समय आपने आपकी पढ़ाई को दिया होगा। और सामाजिक अध्ययन के हमने जो पहले लेसन के YouTube चैनल के माध्यम से आपको जो पहला लेसन पढ़ा रहे हैं, उसी क्रम में आज हमने पाल वंश को लिया है। इसी क्रम में हम चलते जाएंगे। आपको पूरी तैयारी जानदार तरीके से कर देनी है ताकि आपको बिल्कुल भी एग्जाम अगर होता है तो उसमें 1% भी कहीं से कहीं तक कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरा इस वीडियो को देख लीजिए, एक से लगाकर जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं, जितने भी वीडियो इसके बने हैं पहले लेसन के, उन सारों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको उसके अंदर लाने में सहायता मिलेगी। हम बात कर रहे थे पाल वंश की। पाल वंश का जिक्र हमने एक बार पहले भी किया था जब त्रिपक्षीय संघर्ष की बात, हालांकि इसमें भी हम करेंगे। पाल वंश का संस्थापक, पहला क्वेश्चन अगर आए आपके तो पाल वंश का संस्थापक एक गोपाल नामक व्यक्ति है। बंगाल में जब संपूर्ण हर्षवर्धन का काल चला गया, वर्धन राज्य चला गया, तो यूं देखिए कि पूरे भारत में छोटे छोटे सत्ताएं स्थापित हो गई, जिस कारण बंगाल में अराजकता फैल गई। उस अराजकता से निपटने के लिए, उस स्थिति से निपटने के लिए बंगाल के लोगों ने वहां की अव्यवस्था को देखते हुए 750 ईस्वी में एक गोपाल नामक व्यक्ति को वहां का शासक बनाया। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं हम। ओके, तो 750 ईस्वी में गोपाल नामक व्यक्ति को बंगाल का शासक बनाया। यही गोपाल जो है इस पाल वंश का संस्थापक कहलाता है। इस पाल वंश का संस्थापक अगर क्वेश्चन आए, पाल वंश की स्थापना किसने की, तो गोपाल नामक व्यक्ति ने की थी। और कहां पर की, तो बंगाल में की। ये ध्यान रखिएगा, पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो गया। गोपाल ने कहां पर की, तो बंगाल में की है। इस वंश का दूसरा शासक था धर्मपाल, और धर्मपाल जो था इस वंश का महान शासक था और दूसरे नंबर का शासक था। मतलब इसका नंबर जो आता था इस वंश में दूसरे स्थान पर आता था। और इस व्यक्ति ने ही, इस धर्मपाल ने ही कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष की बात की थी हम लोगों ने, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हो रहा है, तो कन्नौज के लिए हो रहा है। और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग ले रहे हैं, देखिए मगध के बाद या पाटलिपुत्र के बाद कन्नौज का जो इंपोर्टेंस था वो, क्योंकि ये नदियों के किनारे था, इस वजह से इसका इंपोर्टेंस बढ़ गया, महत्व बढ़ गया इसका। तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज पर अधिकार को लेकर। और कन्नौज में उस समय था आयुध वंश का अधिकार था। और आयुध वंश के दो भाई थे, चक्रायुद्ध और धर्मायुद्ध। उन दोनों के मध्य, इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध, उन दोनों के मध्य आपस में युद्ध चलते रहते थे। उन्हीं में से किसी एक का पक्ष लेकर इन तीनों ने गुर्जर प्रतिहार जो कि पश्चिम भारत की शक्ति थी, पाल जो कि पूर्व भारत की शक्ति थी, और राष्ट्रकूट जो कि दक्षिण भारत की शक्ति थी, इन्होंने कन्नौज पर अधिकार को लेकर इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध में से किसी एक भाई के पक्ष को लेकर युद्ध प्रारंभ किया। कन्नौज के लिए युद्ध होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष 3 शक्तियों में होता है, गुर्जर प्रतिहार है, पाल है और राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की पहली शक्ति है जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया, और किया वो कन्नौज के लिए। और कन्नौज पर अधिकार को लेकर पाल वंश का शासक धर्मपाल युद्ध करता है। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल शासक बना, और देवपाल ने भी कन्नौज पर अधिकार को लेकर कई युद्ध लड़े और कई युद्धों में विजय प्राप्त करी। किंतु इसी ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर बंगाल में स्थापित किया। किसने किया, धर्मपाल ने किया। धर्मपाल की सभा में सुमात्रा का राजा आता है, राजा का दूत आता है। राजा का नाम है बालपुत्र देव। बालपुत्र देव का दूत किसकी सभा में आया है, तो धर्मपाल की सभा में आया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहां का शासक है, तो सुमात्रा का शासक है। ठीक है, इसके बाद शासक बनता है देवपाल। देवपाल का शासन काल जो है वो 810 ईस्वी से लगा के 850 ईस्वी तक है। और इस देवपाल के बाद पाल वंश की शक्ति निर्बल होने लग जाती है, क्योंकि पाल वंश के ऊपर दूसरी शक्तियां आक्रमण करती हैं। और कन्नौज के अधिकार को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भी इसकी शक्ति क्षीण हो गई थी, इसीलिए निर्बल हो गए।
पाल वंशी शासक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये ध्यान में रखना है आपको। और इनके समय बौद्ध धर्म को की शिक्षा देने वाले केंद्रों की का उत्थान भी हुआ है, उन्नति भी हुई। वो केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा था और विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों की उन्नति कब हो रही है? तो पाल वंश के समय हो रही है। और इन विद्यालयों को पाल वंशी राजाओं ने पूर्ण संरक्षण प्रदान किया। यहाँ पर गांव दान दिए ताकि यहाँ का जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था कभी दुर्बल न हो। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे आतिशा। आतिशा वो व्यक्ति है जो कि तिब्बत जाते हैं। आतिशा जो थे वो यहाँ के 10वें शासक, पाल वंश के 10वें शासक नेपाल के समय थे। और नेपाल की आज्ञा से ही तिब्बत के शासक के निमंत्रण पर आतिशा तिब्बत गए। और तिब्बत जाने के बाद तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कहते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार में जितना भी तिब्बत में योगदान दिया गया उसमें सर्वाधिक योगदान आतिशा का था। आतिशा ने ही बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत में किया है। आप जानते हैं कि तिब्बत में आज भी बौद्ध धर्म प्रधान धर्म की गिनती में आता है। पाल वंशी राजा कला और साहित्य को भी पूर्ण संरक्षण प्रदान करते थे। कला और साहित्य के समर्थक थे, या आप ये कह सकते हैं कि उनको सपोर्ट करते थे, उनका संरक्षण करते थे। दो व्यक्ति हैं धीमान और वीटपाल, दो व्यक्ति हैं, शिल्पी हैं। इन शिल्पियों को संरक्षण पाल वंशी राजाओं ने दे रखा था। और साथ ही दिनाजपुर नामक स्थान जो है, कई जगह दीनापुर आता है, कई जगह दिनाजपुर आता है। दिनाजपुर नामक स्थान में बने हुए जलाशय पाल वंश के समय की जो आर्किटेक्ट था, जो वास्तु था, उसका प्रत्यक्ष और महान उदाहरण है। ये दोस्तों पाल वंश आज हमारे समाप्त होता है। इसके बाद का जो चैप्टर है या टॉपिक है उसका उल्लेख हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।